हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू होडू एकेडमी। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री सीरीज में हम लोग ले रहे हैं 11th क्लास का फर्स्ट चैप्टर पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में हम लोग सबसे पहले देखने वाले हैं हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल किस किस तरह से डेवलप हुई है, कौन कौन से प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल्स थे, वो सब कुछ देखने वाले हैं। और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में हम लोग देखने वाले ट्रेंड्स लाइक एटॉमिक रेडियस, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रो एफिनिटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इनकी एप्लीकेशंस। और हम लोग देख रहे हैं बेटा हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट में सबसे पहले जो प्रपोज्ड पीरियोडिक टेबल थी जो अपने सिलेबस में है वो है डोबरनेर के ट्राइड्स। 1829 में क्या किया डोबरनेर ने कि उन्होंने तीन तीन एलिमेंट्स के ग्रुप बनाए और इस तरह से बनाए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के तीन तीन ऑर्डर बना लिए उन्होंने। ठीक है, फिर क्या किया कि तीन एलिमेंट लाइक जैसे ए बी सी, तो उन्होंने देखा जो बीच वाला था बी आपका एलिमेंट है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो आपका कितना होगा ए और बी के एटॉमिक मास का एवरेज। ठीक है, सपोज कीजिए इसका एटॉमिक मास 2 है, सी का कितना होना चाहिए 4 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो बी का होगा वो कितना होगा 2 + 4 डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। कहने का मतलब है कि अगर मुझे थर्ड एलिमेंट का एटॉमिक मास पता है, फर्स्ट का मुझे पता है, तो मिडिल वन का क्या रहेगा फर्स्ट और थर्ड के एटॉमिक मास का एवरेज। ठीक है, जो चीज मैंने बताई उसको हम लोग देखते हैं। ही अरेंज्ड एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास इन ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज and found that mass of middle element in group is equal to average of atomic mass of other two elements just like lithium, sodium and potassium। तो लिथियम का जो एटॉमिक मास होता है वो 7 होता है, पोटेशियम का 39 होता है, तो सोडियम का कितना होना चाहिए, सोडियम का होना चाहिए 7 + 39 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज चाहिए अपने को। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा 46 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 23। तो जो सोडियम का मास होता है वो भी कितना होता है अपना, वो 23 ही होता है। इस तरह से उन्होंने क्या किया, कुछ ग्रुप्स बनाए तीन तीन के और उनको रखा इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास हैविंग सेम फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी एंड मिडिल वन हैज द एवरेज एटॉमिक मास ऑफ ए एंड सी, यानी कि फर्स्ट वन एंड थर्ड वन। ओके स्टूडेंट्स, बाद में उन्होंने और भी ट्राइड्स बनाए। बाद में कौन कौन से ट्राइड्स थे उनको देख लेते हैं। बाद में जो ट्राइड्स थे लाइक जैसे कैल्शियम, स्ट्रोंटियम एंड बेरियम। ठीक है, एक ट्राइड था उनका क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कैल्शियम का कितना होता है 40 होता है, बेरियम का कितना एटॉमिक मास होता है आपका 137 होता है, और स्ट्रोंडियम का कितना होता है आपका 87.5 होता है। बट अगर इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से देखा जाए तो ये कितना आता है आपका 88.5 आता है, 88.5। सिमिलरली क्लोरीन 35.5, आयोडीन 127 और ब्रोमीन का जो होता है वो होता है 80 एमयू होता है। बट इनकी कैलकुलेशन के हिसाब से क्या था आपका 81.25 आया। बस यही इनका क्या था एक ड्रॉबैक हो जाता है। एक्चुअली जो हम लैब में जब हम काम करते हैं तो हमें एग्जैक्ट वेट चाहिए, मतलब 0.1 ग्राम का भी हमें डिफरेंस नहीं चाहिए होता, नहीं तो अपने टाइट्रेशन और अपने जो अदर एक्सपेरिमेंट्स हैं वो हमारे क्या हो सकते हैं डिस्टर्ब हो सकते हैं, एरर आ सकता है। ठीक है, तो इनके अगर मैं लाइक ड्रॉबैक्स की बात करूँ तो यही सबसे पहले इनका ड्रॉबैक था, डोवर्नेट्स लॉ ऑफ ट्राइड्स वाज रिजेक्टेड बिकॉज इन सम ट्राइड्स ऑल द 3 एलिमेंट्स पोसेस्ड नियरली द सेम एटॉमिक मासेस। ओके, दूसरा क्या था कि जैसे जैसे एलिमेंट्स डिस्कवर हो रहे थे ये ट्राइड्स का जो इनका फंडा था, इनका जो लॉ था वो क्या होने लगा, डिस्ट्रॉय मतलब कोलैप्स कर गया, मतलब सारे एलिमेंट्स को अरेंज नहीं कर पाए। The drawback of Dovernet's law was that all elements could not be arranged in the form of triads। ओके स्टूडेंट्स, ये था अपना फर्स्ट लॉ प्रेडिक्टेबल का। जब ये रिजेक्ट हुआ तो उसके बाद क्या हुआ कि अपने न्यूलैंड साहब आए, न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ जो कि 1862 में प्रपोज्ड हुआ। उन्होंने क्या देखा, अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं कि वो एक अच्छे केमिस्ट के साथ साथ, एक अच्छे साइंटिस्ट के साथ साथ एक अच्छे म्यूजिशियन भी थे, म्यूजिक की भी बहुत अच्छी नॉलेज रखते थे। तो लाइक जैसे अपना हिंदी इंग्लिश म्यूजिक होता है, जापानीज हो या चाइनीज कोई भी म्यूजिक हो तो उसमें 7 नोट्स होते हैं म्यूजिक के। जैसे हिंदी में क्या होता है, या अगर मैं हिंदी म्यूजिक की बात करूं तो वो उसमें होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा। ठीक है, तो एवरी एट्थ नोट जो होगी बेटा, एवरी एट्थ नोट जो होगी वो फर्स्ट वन से क्या होगी सिमिलर होगी, यानी कि सा क्या होगा रिपीट होगा। ठीक है, उसके बाद क्या आता है अपना
रे आता है, तो रे क्या होगा, फिर वो सेकंड वन से, यानी कि एवरी एट्थ नोट जो होगी वो सिमिलर होगी फर्स्ट वन के। बस इन्होंने यही देखा कि सारी चीजें सेवन 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 कोस्टेंट कॉन्टिनेंटल्स, ठीक है, सेवन, सारी चीजें सेवन, एम एस धोनी का नंबर भी सेवन है ना, थाला फॉर ए रीजन, ठीक है। तो he arranged element in increasing order of atomic mass and found that every eighth element resemble properties similar to first one। और एक बात और बता दूं, इन्होंने भी जो एलिमेंट्स को अरेंज किया वो एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही अरेंज किया। उन्होंने देखा क्या कि एवरी एट्थ एलिमेंट, लाइक जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड सोडियम, तो सोडियम जो है वो आपका लिथियम के साथ प्रॉपर्टी असेंबल करता है, एवरी एट्थ एलिमेंट, ओके। सिमिलरली आपका मैग्नीशियम बेरिलियम के साथ, एल्यूमिनियम बोरोन के साथ प्रॉपर्टी असेंबल कर रहा था, ठीक है। तो फिर ये भी क्यों मतलब लिमिटेशंस क्या आती है, इसके ड्रॉबैक्स क्या आते हैं? ड्रॉबैक्स ये थे कि तब तक हमारी नोवल गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी, इनर्ट गैसेस डिस्कवर नहीं हुई थी। तो जो अभी अपना एट्थ एलिमेंट है वो फर्स्ट वन के साथ प्रॉपर्टी असेंबल करता है। तो अगर मैं यहाँ पर नोवल गैसेज को अगर रख देता हूँ तो भाई ये तो नहीं कह सकते कि अभी सेवन था, अभी एट था, उसके बाद नाइन्थ एलिमेंट फर्स्ट वन के साथ प्रॉपर्टी असेंबल करता है, ठीक है। तो इस तरह से ये वाला जो लो था ये भी क्या हो गया, अपना कोलैप्स हो गया, न्यूलैंड का ऑक्टेव लो। उसके बाद अपना जो नेक्स्ट प्रेडिक्टेबल का जो प्रपोज्ड मॉडल था वो था लोथर मेयर के कर्व्स। ये लोथर मेयर के कर्व क्या थे, ओटोमिक वॉल्यूम कर्व थे। ये भी अपने किस में आए थे, 1869 में प्रपोज्ड हुए। और उन्होंने क्या किया, लोथर मेयर ने क्या किया कि ओटोमिक मास और ओटोमिक वॉल्यूम के बीच में कर्व्स बना दिए। और कर्व में क्या देखा उन्होंने कि कुछ एलिमेंट्स क्या है ना, प्रॉपर्टी असेंबल कर रहे हैं, एक जैसी प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट एक जगह पे कहीं ना कहीं पीक में एडजस्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। जैसे उन्होंने देखा कि जो पीक का जो कर्व का जो पीक है, तो पीक में क्या है आपके एल्कलाई मेटल्स जो हैं आपके वो ऑक्यूपाइड कर रहे हैं पीक को, ठीक है। और डिस्केंडिंग पार्ट जो है वो आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या कर रहे हैं, ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। और एस्केंडिंग पार्ट में क्या है, आपके हैलोजेंस ने उसको ऑक्यूपाई कर लिया। और ट्रफ पार्ट में हमेशा क्या आ रहे हैं, आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो बहुत ज्यादा प्रॉपर्टी सैम्बल कर रहे थे। पर दिक्कत ये थी कि ये जो कर्व हैं अपने, कि जो बेसिक केमिस्ट्री है या बेसिक केमिस्ट्री लैब में जो है, इस डेटा को किस तरह से यूज किया जाए। मतलब काफी हद तक ठीक है डेटा, बट हमें यूज कैसे करना है कि नॉर्मल पर्सन जो होगा, एक स्टूडेंट जो होगा, वो इस डेटा को यूजफुल, उसके लिए यूजफुल ये नहीं है। तो इस तरह से ये भी आपका कोलैप्स हो जाता है। कोलैप्स तो नहीं, बट हाँ ठीक है कि मतलब काम में नहीं आ रहा है आपके। उसके बाद क्या है, जैसे मैंने आपको जो भी बताया इस कर्व में, उसको मैंने यहाँ पर रिटर्न में मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है। क्या क्या बोला मैंने आपको कि एवरी पीक इज ऑक्यूपाइड बाय एल्कलाई मेटल्स, क्या ऐसा सच में हो रहा है, ठीक है। एवरी पीक इज ऑक्यूपाइड बाय एल्कलाई मेटल्स, डन, ठीक है। नेक्स्ट क्या है अपना कि डिस्केंडिंग पार्ट ऑफ कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स देख लेते हैं, तो अपना दिस वन, ठीक है। तो जो एल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो आपके डिस्केंडिंग पार्ट को ऑक्यूपाई करती है। और एस्केंडिंग पार्ट को कौन ऑक्यूपाई करते हैं, आपके हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स। तो देख लेते हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिया आपके लिए, एस्केंडिंग पार्ट ऑफ कर्व इज ऑक्यूपाइड बाय हैलोजेंस, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ग्रुप नंबर 17, ठीक है। और ट्रप पार्ट जो है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स, जो अपने डी ब्लॉक के एलिमेंट्स है वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स आगे जो है 1869 में ही एक प्रेडिक्टेबल और आई, मेंडलीव्स प्रेडिक्टेबल, दिमित्री मेंडलीव प्रेडिक्टेबल, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, जो अपने प्रेडिक्टेबल है उसमें एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। और उन्होंने क्या किया, 7 तो पीरियड बनाए और 8th ग्रुप बना दिए। 8 ग्रुप कौन से होते हैं, जो वर्टिकली ये 8 ग्रुप्स बना दिए, ठीक है। दीज आर द ग्रुप्स एंड 7 पीरियड्स बना दिए, दीज आर द पीरियड्स। तो 7 पीरियड्स बना दिए उन्होंने, 7 पीरियड्स बना दिए। और उन्होंने भी क्या किया कि एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखा। किसमें रखा, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है, एलिमेंट्स को। तब तक कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 63 एलिमेंट्स तब तक हमें पता थे, ठीक है, 63 एलिमेंट्स। अब इसमें क्या क्या था, क्या क्या नया था, क्या क्या सब कुछ था, उसके बारे में देखते हैं। उन्होंने क्या किया, ही अरेंज्ड एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में रखा।
उन्होंने क्या किया, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। ये जो लिथियम है, सोडियम है, तो एक जैसा जो एटॉमिक मास था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, नीचे की तरफ क्या होता है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है उनकी पीरियोडिक टेबल में। तो लाइक जैसे लिथियम 7, सोडियम 23, तो ये जो लिथियम सोडियम ये एक जैसी प्रॉपर्टी असेंबल कर रहे थे जो ग्रुप में एलिमेंट्स थे, ठीक है। और मैंने जैसा आपको बता ही दिया कि 63 एलिमेंट्स वर नोन एट दैट टाइम। तो आगे क्या था, इनके जो लॉज हैं या मेरिट्स हैं उसको हम देखते हैं। तो उन्होंने क्या किया, ही लेफ्ट प्लेस वैकेंट फॉर अननोन एलिमेंट्स। ये सबसे बड़ा उनका क्या था, ये मेरिट थी कि जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे, जिनके बारे में हमें पता नहीं था, उनके लिए उन्होंने क्या किया, स्पेस को वैकेंट छोड़ दिया। जस्ट लाइक मैं फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ कि मुझे लिथियम का पता है, ठीक है, मुझे बेरिलियम का पता है, मुझे मैग्नीशियम का पता है, एक एलिमेंट यहाँ पर आना चाहिए। मतलब इन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास है उसमें काफ़ी बड़ा गैप है, तो यहाँ पर कोई ना कोई एटॉमिक मास कभी ना कभी इन फ्यूचर तो डिस्कवर होगा ही होगा। और बाद में क्या हुआ, यहाँ पर सपोज करो सोडियम आ जाता है, तो उन्होंने इसके लिए पहले से ही कुछ प्रॉपर्टी बताने के बाद ये कुछ जगह को बैकेंड छोड़ दिया था उनके लिए, ठीक है। और यही नहीं कि उन्होंने बैकेंड जगह छोड़ी, उसका नाम भी बता दिया। नाम जैसे क्या होता है आपका, ही नेम्ड सम एलिमेंट्स विच वर नॉट डिस्कवर्ड। उन्होंने क्या किया, जिसको आज हम गैलियम के नाम से जानते हैं, उसका नाम क्या रखा उन्होंने, एका एल्यूमिनियम रख दिया। क्या रख दिया, एका एल्यूमिनियम रख दिया। जर्मेनियम जिसके नाम से, जिसको आज हम जिस एलिमेंट को जर्मेनियम के नाम से जानते हैं, उसका नाम उन्होंने रखा एका सिलिकन। एका वर्ड कहीं सुना सुना सा नजर आ रहा है क्या, मतलब सुना सुना ऐसा लग रहा है कि हमने कहीं सुना है। तो एका का मतलब होता है एक नेक्स्ट, ठीक है। जैसे एकादशी, कुछ लोग मतलब फास्ट भी रखते हैं एकादशी का एका वर्ड। दैट मीन्स कहीं ना कहीं जो आज हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं या साइंस पढ़ते हैं, वो अपने कहीं वेद पुराण ग्रंथों से ही आगे इंस्पायर्ड है, ठीक है। इसके बारे में कभी बात करेंगे कि किस तरह से, कैसे मतलब अपनी जो है केमिस्ट्री किस तरह से के आगे डिस्कवर हुई है, इंडिया का क्या रोल रहा है साइंस में, वो सब कभी हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तो फिलहाल हम प्रोडिक्ट टेबल पे फोकस करते हैं। आगे क्या है, इनके क्या क्या डिमेरिट्स थे। इनके डिमेरिट्स में सबसे पहले ये आता है कि जब इन्होंने एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किया, तो इन्होंने आइसोटोप्स को जगह नहीं दी। आइसोटोप्स क्या आते हैं, जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, तब तक एटॉमिक नंबर के बारे में हमें नहीं पता था। दीज नंबर्स आर नॉट आइडेंटिफाइड और नॉट डिस्कवर्ड। तो उन्होंने क्या किया, एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में रख रहे थे। जैसे ये अपना प्रोटियम है, ये ड्यूटेरियम है, ठीक है, ये अपना ट्राइटियम है। तो इन एलिमेंट्स का क्या होता है, इंक्रीजिंग मास जो होता है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होता है। जैसे इसका 1 AMU, ठीक है, और ड्यूटेरियम का 2, ठीक है, ट्राइटियम का 3, ये एटॉमिक मास होता है। तो इनके लिए जगह नहीं दी जानी चाहिए थी उनके टेबल में जगह, क्योंकि मास तो इंक्रीज हो रहा है, तो उनको जगह नहीं दी। दूसरी बात क्या, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन, मतलब ये हाइड्रोजन क्या है, आपका नॉन मेटल है, बट इसको मेटल के साथ रख दिया, ठीक है, एक ये डिमेरिट हो गई। उसके बाद जो सबसे बड़ा जो मुझे लगता है वो क्या है, कि उन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास के ऑर्डर में रखा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने क्या किया, आर्गन जिसका एटॉमिक मास होता है 40, उसको तो पहले रख दिया, ठीक है। और जो पोटेशियम होता है 39, उसको बाद में रखा, ठीक है। तो पहले पोटेशियम आना चाहिए था, फिर आर्गन आना चाहिए था, बट उन्होंने क्या किया कि प्रॉपर्टी सैंपल कर रही थी नोबल गैसेज की आर्गन की, तो उन्होंने क्या किया, आर्गन को पहले रख दिया और पोटेशियम को बाद में रख दिया, ठीक है। तो ये भी उनके एक ड्रॉबैक में काउंट होता है, ठीक है। ये सारी चीजें अपने हिस्ट्री के अंदर आती हैं। उसके बाद अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आती है। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल किसने बनाई, हेनरी मोजले ने बनाई। हेनरी मोजले बाजे स्कॉलर स्टडीड अंडर नील बोहर। जो आप चैप्टर 2 जो अपना ऑटोमिक स्ट्रक्चर है एनसीईआरटी में, उसमें नील बोहर बोहर्स मॉडल आपने पढ़ा होगा, उन्हीं के स्टूडेंट रहा करते थे, स्कॉलर थे। तो हेनरी मोजले और नील बोहर क्या काम कर रहे थे, उन्होंने क्या काम किया कि हर एक एलिमेंट पे वो एक्सरे रेज की बोmbarding करा रहे थे, और वो बोmbarding करते हुए एटॉमिक नंबर की डिस्कवरी कर लेते हैं। और जो अपनी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है, वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एलिमेंट्स को अरेंज किए हुए हैं, ठीक है। जैसे ही डिस्कवर्ड एटॉमिक नंबर, कैसे क्या वो बता रहा हूं मैं आपको। ही स्टडीड एक्सरेज emitted from each element and found that square root of frequency is proportional to the पर्टिकुलर नंबर कॉल्ड एज एटॉमिक नंबर। के जो स्क्वायर रूट है वो हर एक एलिमेंट के लिए एक पर्टिकुलर नंबर दे रहा था, और वही नंबर उन्होंने क्या बताया, एटॉमिक नंबर। ये बिल्कुल एक नई शुरुआत थी, मतलब पीरियोडिक टेबल की, जो आज भी अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल इसी पे ही अरेंज्ड हैं सारे एलिमेंट्स। तो उन्होंने देखा कि जो न्यू है, मतलब फ्रिक्वेंसी है, वो एक नंबर पे क्या कर रही है, आपके रिसेंबल कर रही है, ठीक है, उसके प्रोपोर्शनल है ये नंबर। तो ए वी
आर द कांस्टेंट एंड जेड जो कि डिस्कवर हुआ है जस्ट अभी एटॉमिक नंबर, और न्यू क्या अपना फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सरे। इसकी ही रूट वैल्यू क्या थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी एटॉमिक नंबर के। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया, ही अरेंज पीरियोडिक टेबल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। सारे एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में उन्होंने क्या किया, अरेंज कर दिया। ठीक है, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज जो हैं अब वो आपकी फंक्शन करती हैं एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। ठीक है, एक मतलब अगर मैं सारे एलिमेंट्स को रखूं तो एक मुझे एक लाइन नजर आती है। ठीक है, किसके बीच में, एटॉमिक नंबर और स्क्वायर रूट ऑफ frequency of X-ray rays emitted from every element. Okay students, आगे हम लोग देखते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। ये तो अपने पास होगी, तो एक अरेंज कर लेनी है अपने पास एक पीरियोडिक टेबल। जहां पर आप स्टडी करते हो तो एक स्टडी टेबल के आसपास आपके पीरियोडिक टेबल लग जाने चाहिए। अब फिलहाल एलिमेंट्स को देखिए, कुछ एलिमेंट्स आपके जाने पहचाने लग रहे हैं क्या, एक बार चेक कीजिए, देन हम लोग कंटिन्यू करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट्स, कितने एलिमेंट्स ऐसे हैं जो आपको पता है। ठीक है, अच्छा एलिमेंट्स तो ठीक है पता है, आपको क्या करना है, जैसे मैंने आपको बताया कि पीरियोडिक टेबल आपके स्टडी टेबल के सामने होनी चाहिए कोई भी क्वेश्चन करने से पहले। इंपॉर्टेंट चैप्टर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। क्वेश्चन ऐसा होता है जो देखते ही हो जाता है, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और हम लोग डेटा को इस तरह से अरेंज करेंगे, जो एनसीईआरटी पूरा थियोटिकल चैप्टर होगा उस चीज़ को हम लोग पूरा कॉन्सेप्चुअल लेके चलने वाले हैं। ठीक है, अच्छा कुछ स्टूडेंट्स की डिमांड होती है कि सर निमोनिक्स चाहिए है, कुछ कहानी चाहिए अपने कंटेंट के अंदर, तो उसको थोड़ा सा देखते हैं। चलो ठीक है, मेरा एक स्टूडेंट है, ठीक है तो मेल, बट उसका नाम हमने लीना रखा हुआ है। जैसे अपना मीना नाम के बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं ना, इसी तरह से लीना नाम का हमने स्टूडेंट्स रखा है। और उसका क्या है ना, एक बड़ी दिन से फरियाद है, सर क्लास में अपने लेट हो जाता है। तो उसकी पूछा लेट क्यों हुआ, तो बोला कि सर मैं जानबूझ के लेट होता हूँ। क्यों लेट होता है, पापा से स्कूटी चाहिए, तो पापा आते हैं डेली ऑफिस से, मतलब गुस्से में, ठीक है, बहुत सारा लड़ झगड़ के। तो वो डेली यही फरियाद करता है कि मतलब एक डेली मैनिफेस्ट करता है कि आज पापा अच्छे मूड के साथ आए और मैं आज क्या हूँ कि स्कूटर के लिए डिमांड ही कर देता हूँ। तो बस वही कहानी अपने को देखनी है। तो भाई की लीना की क्या क्या डिमांड है, लीना की डिमांड है इस तरह से, आपको देखना है, हिंदी में लिखो या इंग्लिश में लिखो। है लीना की रब से फरियाद, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रूबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। ठीक है, क्या फरियाद है कि आज पापा क्या है ना बड़े अच्छे मूड के साथ आ जाए, तो बस मैं क्या करूंगा, बेटा मांगे कार स्कूटर, और उस दिन क्या हुआ, मूड अच्छा था तो बाप भी राजी, पापा भी मान जाते हैं। ठीक है, अब पहले क्या था ना, जब अब स्कूटी नहीं होती तो मम्मी ना बड़ा डिप्लोमेटिक ना एक रोल प्ले करती है। ठीक है, क्या कि मूड अच्छा हुआ तो स्कूटर मांग रहा है, दिला देते हैं। ठीक है, मेरा भी काम हो जाएगा, सब्जी वगैरह ले आया करूंगी इसके साथ, है ना। आप भी मतलब ऑफिस से आते हो, थक हार के आ जाते हो, चलो ठीक है, किसी तरह से स्कूटी आ जाती है। स्कूटी आने के बाद सबसे पहला मम्मी का काम क्या होता है, चल बेटा मार्केट, क्या लेने जाना है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, मार्केट। ठीक है, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड थैलियम। चलो ठीक है, सब्जी तक ही मम्मी सब्जी तक ही नहीं रुकती है। मम्मी पूछती है बेटा चल सुबह सुबह जल्दी उठ जा, 5 बजे उठा देती है, फिर तुझे स्कूल जाना है, एकेडमी जाना है, तो एक काम करते हैं ना, जल्दी जल्दी पहले मंदिर का काम निपटवा दे मेरा। ठीक है, तो काशी गए साधु पंडित, मम्मी पंडित बना दिया भाई को, लीना को। ठीक है, कैल्शियम सिलिकॉन जर्मेनियम टिन एंड लेड। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बहुत सारे दोस्त हैं, अब लीना जो है ना फुल फ्लेक्स में है। दोस्त बोल रहे कि भाई एक स्कूटी का एक राउंड लगवा दे बस यहीं तक पास तक। लेकिन वो क्या है कि मतलब अलग अलग तरह से, चल तू मेरा एक तू बता, मेरी साइकिल चला के देख ले, मेरी भी नई साइकिल है, बाइक चला के देख ले। लेकिन लीना ना फुल फ्लेक्स में कर रहा है, क्या क्या ड्रामा कर रहा है, जो भी बोल रहा है भाई एक राउंड दे दे। तो लीना का क्या होता है, ना पास आ सब बकवास। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी बिस्मथ। ठीक है, अब यहीं पे नहीं, अब दोस्त क्या है ना नए नए तरह से मतलब तेल पॉलिश करेंगे, क्या क्या कैसे कि भाई देख तेरा केमिस्ट्री का काम इनकम्प्लीट था, अब मिस सर का लेक्चर जो था वो तूने मिस कर दिया था। ठीक है, एक काम कर उसके नोट्स ले ले, लेकिन एक राउंड तो लगवा दे। अब दोस्त लोग क्या कर रहे हैं कि अलग अलग तरह से मतलब तेल पॉलिश कर रहे हो। ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ऑक्सीजन सल्फर सेलिरियम टेलिरियम पोलिनियम, ये एलिमेंट्स हो जाते हैं। अब दोस्त मान ही नहीं रहे, ठीक है, मान ही नहीं रहा, लीना मान ही नहीं रहा। तो अपने ना इंडिया में सबसे बड़ा अच्छा रिवेंज होता है दोस्त से लेने का कि क्रिकेट खेलते हो ना रन आउट करा दो। रन आउट पे तो मतलब अगर मेन अगर किसी मैच में भी अगर इंडियन कोई प्लेयर आउट हो जाता तो 10 चीज तो हम उसी में सुना देते हैं, क्या खेलना नहीं आता, क्या कम्युनिकेशन नहीं है, अपने आप से डेली रन आउट होते हो। ठीक है, तो सबसे पहला क्या है ना यही करता है, ही नेवर
अराइव कर 0 रन पर आउट, मतलब उसके फ्रेंड ने क्या किया, मतलब पहले से ही ना विकेट कीपर से बात कर ली, देख भाई वो आने वाला है, मैं भागने नहीं वाला और तू रन आउट कर देना। तो ही नेवर अराइव कर 0 रन पर आउट। हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडान। तो ये तो थी अपनी डेली की कहानी, मतलब स्टार्टिंग की जब स्कूटी न्यू न्यू थी। उसी दिन क्या हुआ कि घर का ना एक कहानी और चल रही थी। क्या कहानी चल रही थी? कहानी चल रही थी कि स्कूटर जो था वो यामा का था, ठीक है। तो यहाँ पर एक लेंथीनियम एक एलिमेंट होता है, ठीक है। स्कूटर यामा का लाओ, पापा ने बोला अरे आज बहुत खुश हूँ, ठीक है, स्टॉक मार्केट में भी एक अच्छा खासा बूम मिला है मुझे, ट्रेंड मिला है, तो यामा का स्कूटर दिलाते हैं, ठीक है। जब स्कूटर आ जाता था तो मम्मी से बोलता, लीना आते ही, मम्मी आज पापा का मूड बहुत अच्छा है, बढ़िया स्कूटर दिलाया, फटाफट एक आधा कप चाय बुलाओ, ठीक है। टी जरा हाफ, टाइटेनियम जिरकोनियम हाफनियम, ठीक है। तो क्यों चाय? मम्मी बोलती नवाब है। अरे नवाब थे, नवाब हैं, तो वो नवाब थे। वेनेडियम, नियोबियम, टेंटलम, ठीक है। इस तरीके से हम सारे एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, ग्रुप वाइज ही एलिमेंट्स को याद रखने की कोशिश करनी है। उसके बाद कुछ एलिमेंट्स हमें याद रखने हैं, कैसे? जैसे क्रोमोटा, टंगिस्टन होता है, ठीक है। तो क्रोमियम, मोलिब्डेनम, मोलिब्डेनम, और उसके बाद आपका टंगिस्टन। उसके बाद है आपका मनतकरे, मतलब पापा ना मन में छप गए हैं बिल्कुल पूरी तरह से। मैग्नीशियम, टेक्नीशियम, रिहेनियम, ठीक है। ये एलिमेंट्स अपने को याद रखने हैं। उसके बाद फेरस, आयरन को क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं, ठीक है। तो आयरन, रुथेनियम, ओस्मियम। ओस्मियम के लिए एक अलग से कहानी है, मतलब सबसे ज़्यादा डेंसिटी पाई जाती है, मतलब लगभग लगभग सबसे ज़्यादा डेंसिटी ऐसे एलिमेंट्स में आता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। ये जो अपना डी ब्लॉक होता है बीच में जो ब्लू पट्टी है, ठीक है। उसके बाद है आपका कौन रहेगा इधर, मतलब मम्मी पापा बोल रहे हैं कि मतलब आज स्कूटी मैं लेके जाता हूँ पापा, और हम लोग मार्केट घूम के आते हैं, देखते हैं कैसी चल रही है, ठीक है। तो वो पूछता है इधर कौन रहेगा। अब लीना है तो मतलब क्रिकेट खेलने तो जाएगा, तो पूछ रहा है कौन रहेगा इधर, कोबाल्ट, रोडेनियम, इरिडियम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि मम्मी बोलती है अच्छा इसलिए पूछ रहा है कि मतलब हम लोग जाएंगे और पढ़ाई नहीं होगी, तो मम्मी एक अल्टीमेटम दे के जाती है, नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, ठीक है। निकल, पैलेडियम, प्लेटिनम। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब उसके बाद क्या है कि लीना फोन कर देता है दोस्तों को कि भाई अ, आ जाओ, ठीक है, क्रिकेट खेलने चलते हैं। मम्मी पापा मार्केट गए, तो कौन आगे आएगा? अगर पकड़े गए तो कौन आगे आएगा? कौन बोलेगा कि मैं लेने आया था, ठीक है। तो कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, एयू गोल्ड, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि लीना ने मतलब जैसे तैसे करके मतलब अपनी पढ़ाई पूरी कर ली, रैंक आ गई, आईआईटी से पास आउट हो गया, आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी रुड़की, आईआईटी दिल्ली मिल गया, वहां से पास आउट हो गया। अब भाई क्या है, जोन बन गया, जोन बनेगा डॉन, ठीक है। तो बिल्कुल अपना मतलब जो जोन है अपना, जो लीना है, ठीक है, जोन कनाडा होगा। अब दोस्त बोलते हैं, मतलब बात चल रही है कि यार स्कूटी मिल गई, पढ़ाई भी अच्छी होगी, अमित सर के लेक्चर भी पढ़े हैं, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, जोन कनाडा होगा, जिंक, कैडमियम और मरकरी। तो अपना एस ब्लॉक, पी ब्लॉक एंड डी ब्लॉक हमें इस तरह से एक निमोनिक्स के साथ याद रख सकते हैं, और बहुत अच्छे से आपको सारे एलिमेंट्स उनका ऑटोमिक नंबर कैसे होना है वो आगे वाली क्लास में हम लोग देखने वाले हैं। कौन सा एलिमेंट किस पीरियोडिक टेबल में, मतलब सॉरी कौन से पीरियड में आता है, कौन से ग्रुप में आता है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे आने वाली क्लासेस में, ठीक है। अब यहाँ पर मेरिट्स क्या है, अब फिर से हेनरी मोजले के पास आ जाते हैं। अभी हम लोग आईआईटी करने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं नीट में, ठीक है। नीट अच्छे से मतलब एग्जाम देने के बाद, ठीक है। तो मेरिट्स क्या आते हैं अपना, पहले उससे पहले पढ़ लेते हैं। क्या होता है आपका कि नो सेपरेट पोजीशन आर रिक्वायर्ड फॉर आइसोटोप्स। अब जो आइसोटोप्स मैंने आपको बताया था, आइसोटोप्स क्या होते हैं? ऐसे एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो, ठीक है, एटॉमिक नंबर तो सेम हो, लेकिन मास नंबर क्या हो आपका, डिफरेंट हो। और क्या था आपका, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और एक आपका ट्राइटियम। एटॉमिक नंबर तो सेम हो सबका 111, लेकिन मास नंबर क्या हो आपका, डिफरेंट हो, 1 2 3, ठीक है। अब अपनी जो पीरियोडिक टेबल है वो एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो मुझे अलग से इन दो को जगह देने की जरूरत नहीं है। तो एक अपना तो ये जो अपना कमी रह गई थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, ये दूर हो जाती है। दूसरा क्या है कि आर्गन, जो कि हमने पहले रखा था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल में, आर्गन पहले था, जिसका मास कितना था आपका, 4040 था, ठीक है। और यहाँ पर इसका ऑटोमिक नंबर कितना होता है आपका, ऑटोमिक नंबर होता है 18, और जो पोटेशियम होता है उसका ऑटोमिक नंबर 19 और मास नंबर होता है 39। तो पहले ऑटोमिक नंबर 18 वाला एलिमेंट आएगा, तो हमने आर्गन को विद मतलब क्या बा इज्जत हमने उसको पहले रखा आर्गन को, और बिना किसी सवाल जवाब के, ठीक है।
दूसरा क्या है कि पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इज रिलेटेड टू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम्स। अब हमें एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होनी चाहिए। उसके लिए हम लोग पहले ही क्लास कर चुके हैं कौन सी, क्वांटम नंबर में, और वहाँ पर मैंने आपको बताया इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं। आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे, आने वाली क्लासेस में मैं आपको बताऊंगा कि एटॉमिक नंबर की, किसी भी एटॉमिक नंबर या किसी भी एलिमेंट के लिए हमें कॉन्फ़िगरेशन किस तरह से लिखनी है। ठीक है, बस एक ही डिमेरिट है क्या, कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टेन येट। जो मैंडिप की पीरियोडिक टेबल में था कि हाइड्रोजन इज नॉन मेटल, ठीक है, हमने उसको मेटल के साथ रखा हुआ है, लिथियम सोडियम ये जो मेटल्स हैं इनके साथ रखा हुआ है। ठीक है, और ये प्रॉपर्टी भी दो तरह की रखता है ना, दोगला है। ठीक है, क्या दोगला है, कि मेटल के साथ भी रख कर लेता है और नॉन मेटल के साथ भी कर लेता है। अगर ये मेटल के साथ करेगा तो हैलोजन जैसी प्रॉपर्टी रखता है, -1, जैसे फ्लोरीन का फ्लोराइड आयन होता है आपका, क्लोरीन का क्लोराइड आयन होता है, इसी तरीके से हाइड्राइड आयन भी होगा। और जब ये नॉन मेटल के साथ रिएक्शन करेगा तो मेटल जैसी प्रॉपर्टी रखता है, प्लस चार्ज शो करता है। ठीक है, +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। ठीक है, अब हम लोग देख रहे हैं बेटा पीरियोडिसिटी। व्हाट इज पीरियोडिसिटी? ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में पीरियोडिसिटी का क्या मतलब है? मींस आफ्टर ए सर्टेन इंटरवल फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड कोज ऑफ सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आज देखते हैं, बाकी रिमेनिंग हम आने वाली क्लासेस में। तो यहाँ पर क्या है, जैसे लिथियम है, तो लिथियम के जो कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होती है, मैं पूरा लिख देता हूँ एक बार, 1s2 एंड 2s1। ठीक है, सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 एंड 3s1। ठीक है, तो यहाँ पर पोटेशियम 19, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 4s1। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि यहाँ पर 2s1 3s1 4s1, उसके बाद कहीं 5s1, उसके बाद 6s1, इस तरह से जो कॉन्फ़िगरेशन है वो एक जैसी कॉन्फ़िगरेशन एक ग्रुप में रखी गई है। ठीक है, तो इस तरीके से क्या है कि एक जो पेरियोडिसिटी है एलिमेंट्स की, वो कैसे, एक तो एटॉमिक नंबर में अरेंज कर दिया, दूसरा क्या है कि एक जैसी प्रॉपर्टी रखे, उसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में उनको अरेंज कर दिया कि ग्रुप बाय जो है अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम रहेगी। ठीक है, उसके बाद है अपना प्रेडिक्टेबल। प्रेडिक्टेबल जो है अपना मॉडर्न प्रेडिक्टेबल है, वो 4 ब्लॉक्स में डिवाइडेड है। कौन कौन से ब्लॉक्स में डिवाइडेड है? एस ब्लॉक में डिवाइडेड है, पी ब्लॉक में डिवाइडेड है, डी ब्लॉक में डिवाइडेड है, और आपका एफ ब्लॉक में डिवाइडेड है। जो अपनी अपने प्रेडिक्टेबल देखी सबसे पहले, उसमें ये जो स्टार्टिंग टू जो ग्रुप्स हैं, ये जो स्टार्टिंग वाली पट्टी है, ये अपना एस ब्लॉक कहलाता है। ठीक है, ये इधर जो अपने 30 एलिमेंट्स हैं, ये अपना पी ब्लॉक कहलाता है, और ये बीच में जो ये ब्लू कलर की पट्टी थी अपने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, ये डी ब्लॉक कहलाता है। और इसके लिए एक छोटे से 2 पीरियड्स थे। ठीक है, 14 एलिमेंट्स के इसमें और 14 एलिमेंट्स के इसमें, ये अपने एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स कहलाते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले अपना क्या है, एस ब्लॉक। और इसको भी हमने बड़े अच्छे से जस्टिफाई किया हुआ है। कैसे जस्टिफाई किया है कि अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका जिस सब सेल में जाएगा वो उस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। तो जैसे अपना एस ब्लॉक में क्या होगा, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, NS1, या तो 1 होगा या 2 होगा, या तो NS1 होगा या आपका NS2 होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा अपना, ये अपना ग्रुप फर्स्ट हो गया, ये अपना ग्रुप सेकंड हो गया। तो ये अपना लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर किसी भी एक सब सेल में जाता है, S1 में या S2 में जाता है, मतलब एस सब सेल में जाएगा आपका, तो वो अपना एस ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। आगे देखते हैं, तो एस ब्लॉक अपने ये दो स्टार्टिंग वाले दो जो ग्रुप्स हैं उसमें मैंने लिखा हुआ है। जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन इज ए नॉन मेटल, तो मैं बाकी की बात करता हूँ। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है, और फ्रांसियम है। फ्रांसियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, और रेडियम जो है वो अपना जो फ्रेंडशिप बैंड जो होता है अपना रेडियम का बनता है। ठीक है, तो ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और रेडियो एक्टिव एलिमेंट अपने सिलेबस में इतने अच्छे से नहीं आते हैं। ठीक है, हमें पता होना चाहिए, वो बात अलग है। तो यहाँ पर क्या था, याद भी होगा, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ क्या निमोनिक्स थे। निमोनिक्स थे अपने हेलिना की रब से फरियाद। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। तो लिथियम से लेके जो सीजियम है ये आपके कहलाते हैं एल्कलाई मेटल्स। व्हाट इज एल्कलाई मेटल्स? जो H2 के साथ मिलने पर हाइड्रोक्साइड देते हैं और +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, तो उनको हम बेसिक कैरेक्टर बताते हैं उनका, यानी कि बेसिस होते हैं वो। ठीक है, और इनको हम एल्कलाई मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, आगे जो है अपना बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम, रेडियम। रेडियम इज ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो बेरिलियम से लेके आपका बेरिलियम से बेरियम तक, ये जो एलिमेंट्स ये कहलाते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। और इनकी कॉन्फ़िगरेशन होती है आपकी NH2। NH2 मतलब जैसे बेरिलियम की होती है आपकी 2s2, ठीक है, मैग्नीशियम की 3s2, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है,
एल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या होते हैं, जो 2 OH आयन देते हैं और इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है +2 और ये बोले जाते हैं एल्कलाइन। ठीक है, एल्कलाइन अर्थ मेटल्स बोलते हैं इनको। आगे कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद आता है अपना पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। पी ब्लॉक लास्ट के जो 6 ग्रुप्स हैं आपके 13 से लेके 18 तक, ये अपने कहलाते हैं पी ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसकी भी सेम कहानी है, अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में जाता है आपका तो पी ब्लॉक का एलिमेंट कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पर जैसे ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 एंड 18, इसकी ग्रुप बोरोन फैमिली की जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी, NH2 NP1। इसी तरह से जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूरे पी ब्लॉक की हो जाएगी NH2 NP1 to 6। बोरोन फैमिली के लिए NP1, कार्बन फैमिली के लिए NP2, नाइट्रोजन के लिए NP3, ऑक्सीजन के लिए NP4, फ्लोरीन हेलोजन जिनको बोलते हैं NP5 एंड नोबल गैसेस। ठीक है, नोबल गैसेस NP2 NP6। तो इस तरह से हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स अच्छे से जस्टिफाई होता है कि लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर हमारा पी सब सेल में जाता है तो वो होगा अपना पी ब्लॉक का एलिमेंट। आगे देखते हैं पी ब्लॉक में जो अपने 30 एलिमेंट्स होते हैं उसमें क्या है कि ये एलिमेंट्स क्या होंगे, आपके आयनिक कंपाउंड्स भी बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड्स भी बनाते हैं। जैसे NaCl इज आयनिक तो उसमें Cl आता है। ठीक है, कोवैलेंट जैसे HCl उसमें Cl आता है। तो ये आयनिक और कोवैलेंट दोनों तरह के कंपाउंड्स बना लेते हैं। ठीक है, आगे क्या है, इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। जैसे PCl5 में आपका +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है फॉस्फोरस की। आगे सीखने वाले हैं ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। PCl5 में फॉस्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो +5 और PCl3 में जैसे मैंने आपको बताया +3 होती है। इस ग्रुप की इस ब्लॉक की एक खास बात हो रही है, इस ब्लॉक में आपके मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स तीनों ही आते हैं। ठीक है, मेटल्स जैसे आपका एल्यूमिनियम और लेड, मेटलॉइड जैसे बेरियम बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, और नॉन मेटल्स फ्लोरीन, क्लोरीन एंड एस्ट्रेक्ट्रा। ये तीनों तरह की कैटेगरी को रखे हुए, तीनों कैटेगरी के एलिमेंट्स को रखे हुए हैं अपने अंदर। उसके बाद आता है आपका कि जो हमने 2 ब्लॉक पढ़े हैं, एस और पी ब्लॉक। ठीक है, तो ये आपके रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स भी कहलाते हैं। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स इनको कहा जाता है। उसके बाद है बेटा अपना डी ब्लॉक। तो सेकंड लास्ट अपना जो बीच में मैंने आपको बताया, जो ब्लू कलर की पट्टी थी अपनी प्रेडिक्ट टेबल में, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होती है, अच्छा ये जो ग्रुप्स होते हैं इनके, ये 3 to 12 होते हैं। स्टार्टिंग फर्स्ट एस ब्लॉक, स्टार्टिंग फर्स्ट 2 ग्रुप्स जो है अपने एस ब्लॉक के आते हैं। उसके बाद 3 to 12, ठीक है, 10 जो ग्रुप्स आते हैं वो अपने डी ब्लॉक में आते हैं। इनकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी आपकी, N1 to 2 और N माइनस D1 to 10। जस्ट लाइक अगर मैं किसी एक एलिमेंट की जनरल कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ, जैसे जिंक मैंने लिया है, तो इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी वो बाद में क्या होगी आपकी, वो होती है आपकी 4s2n3d10। ठीक है, तो ये n क्या अपना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी होता है। तो पीरियोडिक टेबल में अपने ग्रुप नंबर, पीरियड नंबर जो होता है वो क्वांटम नंबर भी रिप्रेजेंट करता है, जो क्वांटम नंबर्स में हमने पढ़ा था। ठीक है, तो यहाँ पर, और ये n माइनस यानी कि 4 - 1 3d, तो 3d का एलिमेंट भी बोलते हैं जिंक को। तो ये अपना होगा आउटर मोस्ट सेल। ठीक है, दिस वन इज 4s, सबसे जो लार्जेस्ट नंबर होगा। ठीक है, जो हाईएस्ट नंबर होगा वो अपना आउटर मोस्ट सेल होगा। और n-1 जो होगा आपका 3d यानी कि एक कम अंदर वाला जो सेल होगा, उसके लिए हम बोलते हैं पेन अल्टीमेट सेल, यानी कि 3d जो होगा वो पेन अल्टीमेट सेल होगा। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन इज NS1 to 2 एंड N-1 D1 to 10, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी डी ब्लॉक के लिए। आगे है आपका, जैसे मैंने आपको बताया 3D, इसको हम लोग बोलने वाले हैं 3D सीरीज, यानी कि जो फर्स्ट जो आपका जिंक वाली, जो स्कैंडियम से लेके जिंक तक जो सीरीज होगी वो अपनी 3D होगी। ठीक है, यत्रियम से लेके कैडमियम तक जो होगी वो अपनी 4D सीरीज कहलाएगी, और लैंथेनियम से लेके मरकरी तक जो सीरीज होगी वो अपनी 5D सीरीज कहलाएगी। ओके, यहाँ पर जो आपके जो 6D होगी एक्टिनियम से लेके, इस सीरीज को हम बोलते हैं इनकम्प्लीट, क्योंकि जो नए एलिमेंट भी होंगे आपके इसी सीरीज में रखे जाने वाले हैं। ठीक है, और हम रख भी रहे हैं, जैसे अभी अपने जो नए नए एलिमेंट्स हैं वो भी हम इसी पीरियड में रख रहे हैं। ठीक है, अच्छा इस ग्रुप को जो हम क्या बोलते हैं, आपका ट्रांजिशन एलिमेंट्स बोलते हैं, ड्यू टू डी ट्रांजिशन। ठीक है, डी ट्रांजिशन क्या है, जो डी ब्लॉक होता है उसमें कितने ऑर्बिटल्स होते हैं आपके, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, आगे आपका फर्दर 2 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, ट्रांजिशन होने लगता है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, एनर्जी गेन करेगा, फिर वापस आएगा तो क्या होगा, एनर्जी एमिट करेगा। इस फिनोमेना को ट्रांजिशन मतलब ट्रांजिशन बोलते हैं। और जो इस ये ग्रुप के एलिमेंट्स होंगे D1 से लेके D10 तक। ठीक है, कहाँ से लेके D1 से D9 तक, D1 से लेके D9 तक वो कहलाते हैं आपके ट्रांजिशन एलिमेंट्स। जिंक, कैडमियम और मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्यों? क्योंकि उनका जो डी
ऑर्बिटल वो फुली फिल्ड होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि D1 से लेकर D9 तक ट्रांजिशन एलिमेंट्स, और D10 में क्या होगा कि आगे इलेक्ट्रॉन एक्साइट ही नहीं हो पाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑर्बिटल फुली फिल्ड होगा, जिस वजह से ये आपके एलिमेंट्स ट्रांजिशन एलिमेंट कहलाते हैं। लास्ट है अपना के बारे में पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या है कि ऑल एलिमेंट्स इन द ब्लॉक्स आर मेटल्स। ठीक है, सारे मेटल्स हैं, बट एस ब्लॉक के मेटल से कम रिएक्टिव होते हैं ये। ठीक है, दीज एलिमेंट्स आर नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन के बारे में हम लोग 12th क्लास में थोड़ा और डीप में जाके पढ़ते हैं, पूरा चैप्टर है अपना डी ब्लॉक के एलिमेंट्स, तो वहाँ पर ट्रांजिशन के बारे में और एक ट्रांजिशन कैसे होता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, हम आने वाले चैप्टर्स में हम लोग पढ़ने वाले इनऑर्गेनिक सीरीज। ठीक है, दे हैव मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ज़्यादा इन मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई होता है इनका। ठीक है, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ज़्यादा डेंस होते हैं। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, ये जो इस ग्रुप के जो एलिमेंट्स है वो आपके कलर्ड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, ठीक है, कलर्ड कंपाउंड फॉर्म करते हैं। देयर कंपाउंड्स आर जनरली पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक क्या होता है, अगर एक भी इलेक्ट्रॉन अगर आपका अनपेड रह जाता है ऑर्बिटल्स के अंदर, ठीक है, तो वो क्या होता है, पैरामैग्नेटिक होता है। तो जनरली जो ज़्यादातर कंपाउंड्स होते हैं वो पैरामैग्नेटिक होता है। ठीक है, दे शोज कैटेलिक प्रॉपर्टी। कैटेलिक प्रॉपर्टी यानी कि रिएक्शन की स्पीड को कम या ज़्यादा करने में काम आता है। जैसे एक अपना हैबर प्रोसेस हो, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, सॉरी, तो हैबर प्रोसेस में क्या होता है, हैबर प्रोसेस में हम लोग करते हैं प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया। अमोनिया का प्रोडक्शन करते हैं। अमोनिया का प्रोडक्शन कैसे होता है, नाइट्रोजन N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3। तो इसमें जो कैटलिस्ट यूज होता है वो डी ब्लॉक का एलिमेंट होता है आयरन। ठीक है, आयरन इज ए कैटलिस्ट हियर। तो कैटलिस्ट क्या करता है, इसको एक अलग एनर्जी पा देता है। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए, एक्टिवेशन एनर्जी वो कम चाहिए होती है। ठीक है, एक अलग पा दे देता है रिएक्शन को कंप्लीट होने के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। तो एफ ब्लॉक में टोटल 28 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन से, इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या है, जो आउटर मोस्ट सेल होने वाला है वो अपना जो NS2 होने वाला है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। पेनल्टीमेट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, या तो 1 या तो 0 या फिर 2। ठीक है, इसको पेनल्टीमेट सेल यानी कि आउटर मोस्ट सेल ये अपना, इसके अंदर वाला जो सेल होगा वो होगा आपका पेनल्टीमेट सेल, और उसके अंदर वाला जो सेल होगा वो होगा आपका एंटी पेनल्टीमेट सेल। तो इसकी जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी NS2 N-1 D022। ठीक है, जनरली 1 0 और 2 ही होता है। ठीक है, 2 तो एक ही एलिमेंट में है, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। N-2 F12 14, ये इसकी जनरल कॉन्फ़िगरेशन होगी। इस सारे के सारे एलिमेंट जो हैं अपने, ये आपके ग्रुप थर्ड में रखे गए हैं, थर्ड बी। ठीक है, थर्ड ग्रुप में रखे गए हैं। ठीक है, और ये 2 सीरीजेज होती हैं, 4F सीरीज एंड 5F सीरीज। जो 4F सीरीज होगी वो क्या होगी, 58 से लेके 71 तक के जो एलिमेंट्स है, सीरियम से लेके ल्यूटेटियम तक। ठीक है, और 4F जो होगा आपका थोरियम से लेके लोरेंसियम तक 90 to 103, 103 एलिमेंट जो होंगे वो आपके 5F सीरीज में आते हैं। ठीक है, इनको बोलते हैं एक्टेनोइड्स, जो 90 से 103 तक होते हैं। ठीक है, 58 से लेकर 71 तक जो होते हैं लेंथेनाइड्स या लेंथेनोइड्स हम उनको बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको पीरियोडिक टेबल में दिखा दूं कहां पर ये एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, ये अपने पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, तो ये जो अपने पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये जो रेड कलर की जो ये पट्टी है, रिवन है, इस सारे एलिमेंट्स को क्या किया कि जैसे उठा के एक ही जगह रख दिया, थर्ड ग्रुप में, थर्ड बी में इनको रख दिया गया है। सेम ऐसे एक्टीनियम के बाद थोरियम से लेकर लोरेंसियम तक, एक्टीनियम के साथ इन एलिमेंट्स को हमने क्या किया, लास्ट पीरियड नंबर 7 में यहाँ पर जो है आपका 5F सीरीज के अंदर रख दिया गया है। ठीक है, इस बस इसकी लास्ट इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। अगर मैं इस पीरियड की बात करूं, मैं सॉरी इस ब्लॉक की बात करूं, एफ ब्लॉक की, तो इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज है, बैलेंसी के बारे में बात करते हैं। दे एग्जिबिट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, +2 होती है, +3 होती है, +4 होती है। और आपका जो 5F सीरीज के एलिमेंट्स हैं, एक्टेनोइड्स हैं, उनकी +2 +3 +4 +5 +6 +7 तक इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। नेचर क्या होगा, दे आर हैवी मेटल्स। मेटल्स जो होते हैं हैवी मेटल्स होते हैं, ये आपके रिलेटिवली लेस रिएक्टिव, कम रिएक्टिव होते हैं दूसरे मेटल्स की तरह, S से कम D से कम आपके F। ठीक है, दे आर नोन एज इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स और रेयर अर्थ एलिमेंट्स।
इनको क्या किया है, ट्रांजिशन एलिमेंट के बीच में रखा गया है, लेंथेनियम के साथ और किसके, एक्टिनियम के साथ रखा गया है, तो इसके लिए इनको इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहते हैं। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि नीचे की तरफ जब जाते हैं तो डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, और मास नीचे की तरफ जाने पर मास बढ़ रहा है, ऑटोमिक मास बढ़ रहा है एलिमेंट का, जिसकी वजह से डेंसिटी बढ़ती चली जाती है और इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होता चला जाता है। ठीक है, मोस्ट ऑफ देम सोज पैरामैग्नेटिज्म, यानी कि मोस्ट ऑफ एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स होंगे या एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, आपके पैरामैग्नेटिक होते हैं, यानी कि अनपेड इलेक्ट्रॉन उनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो स्टूडेंट्स, प्रेडिक्टेबल का जो फर्स्ट पार्ट है हम लोग यहीं पे फिनिश करते हैं। ठीक है, आने वाली क्लासेस में हम लोग बहुत एक्साइटिंग, मतलब कुछ ना कुछ टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं जो आपको बिल्कुल एग्जैक्ट देखते ही क्वेश्चन करने में बड़ी हेल्प करने वाले हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।